तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ओके नोलॉजी चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज से हमने सिलेबस बनाया है ज्योग्राफी का, जो हम भारत के भूगोल से लेकर विश्व भूगोल तक हम जाएंगे। और ये जो भूगोल का टॉपिक है हमारा, ये स्टेट लेवल एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक आपका कवर करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब ये हमारा संसार जहां तक विख्यात है। तो हम आज चर्चा करते हैं ब्रह्मांड के हिस्ट्री को। इसके हम ओरिजिन पे जाते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे आया, क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आप लोग। और जो भी ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करता है उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जो भी ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करता है उसे कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। और ये ब्रह्मांड में है क्या, मैटर और स्पेस, इन दोनों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। तो हम पढ़ते हैं आज ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत समय पहले आज ब्रह्मांड में जो भी पिंड दिखाई देते हैं ये पहले आग के गोला थे। तो इस आग के गोले में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण ये पूरा लाल हो गया था। लाल होने के बाद ये लगभग आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये ब्लास्ट हुआ था। तो इस ब्लास्ट में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना राय दिया, अपना अपना सिद्धांत दिया, जैसे कांट साहब आए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना अपना थ्योरी दिया, लेकिन सभी की थ्योरी प्रूव्ड ना होने के कारण उसे माना नहीं गया। लास्ट में एब्जाज लेवेंथियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो हमारा आग का गोले का जो पिंड है, इसके केंद्र में पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स के मिलने के बाद जो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के कारण ये ब्रह्मांड बिखर गया। और बिखरने के बाद में ये कई छोटे बड़े भागों में बट गया। तो जो सबसे बड़ा भाग हमारा निकला, जिसे हम स्टार कहते हैं, जो उससे छोटा भाग निकला उसे प्लैनेट कहते हैं, उससे छोटा जो निकला उसे हम मून कहते हैं, और उससे छोटे छोटे जो कण निकले उसमें से उसे हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, और उससे भी छोटे मतलब कि जैसे डस्ट हुआ, इन सबको कमेट की श्रेणी में रखा गया। तो इस तरह से ये बिग बैंग थ्योरी दर्शाता है कि ये पिंड ब्लास्ट होने के बाद छोटे बड़े भागों में विखंडित हो गया। तो विखंडित होने के बाद ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और फैलने के कारण इसमें हम दूर से देखते हैं तो बहुत सारे आपको एक स्टार का क्लस्टर दिखाई देता है। स्टार का क्लस्टर, उसी को हम गैलेक्सी बोलते हैं। और ये गैलेक्सी जो होता है, इसके अंदर जितने भी छोटे बड़े पिंड हैं वो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बंधे हुए रहते हैं, जिससे जो भी पिंड है वो अपनी ऑर्बिट में ही रहता है और अपने ऑर्बिट से वो जा नहीं सकता दूसरे ऑर्बिट में। तो हम गैलेक्सी आज देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 100 बिलियन गैलेक्सी है, जिसको हम 10 पावर 11 बोल सकते हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में 10 पावर 11 गैलेक्सी हैं, मतलब 100 बिलियन गैलेक्सी है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 बिलियन मतलब 10 पावर 11 स्टार हैं। तो टोटल हमारे यूनिवर्स में जो स्टार हुए, अनुमानन वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया गया कि 10 पावर 22 स्टार है पूरे यूनिवर्स में। तो आज हम चर्चा करते हैं कि गैलेक्सी तो बहुत सारे हमारे यूनिवर्स में हैं। उसमें से हमारा एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैलेक्सी को सबसे पहले देखा किसने। तो उनका नाम है मिस्टर गैलीलियो, जिन्होंने सबसे पहले हमारे गैलेक्सी को देखा था। उन्होंने देखा था टेलीस्कोप के माध्यम से, और टेलीस्कोप जो बनाने वाले हैं वो H.E. हेब्बल है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले हमारे मिल्की वे को देखा था। उन्होंने देखा कि हमारा जो गैलेक्सी है ये स्पाइरल है। हमारा जो गैलेक्सी है वो क्या है, स्पाइरल है, सर्पीले आकार का है। और इसके बीच में क्या है, बल्ज है। यहाँ पे क्या होता है कि तारे जब डिफ्यूज होते हैं तो उस बल्ज में चले जाते हैं, और बल्ज में जाने के बाद वो मृत्यु हो जाती है उनकी। तो हमने अभी अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है या कैसे हुआ। अब हमें अपने गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है, आप लोगों को पता होगा। तो
एक हमारा बगल में एक पड़ोसी गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो हमें चर्चा करना है अपने गैलेक्सी के बारे में। हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, मंदाकिनी। तो मिल्की वे में हमें देखना है कि स्टार कैसे जन्म लेते हैं, या स्टार कैसे बनते हैं, या कैसे उनकी मृत्यु होती है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो जो हमारा गैलेक्सी है वो सर्पीला है। तो इसमें कई फॉर्म है, कई स्टेज है। तो जो सबसे बाहर का हमारा स्टेज है, तो हमारा जो गैलेक्सी है ये उसका आउटर एरिया होता है, और आउटर एरिया में बहुत सारे डस्ट और बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि सभी जो हमारे गैलेक्सी के अंदर जो भी पिंड है वो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। तो हमारे गैलेक्सी में सभी पिंड क्या है, गतिमान है, सभी पिंड चलते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो आउटर एरिया है उसमें गैस और बहुत सारे डस्ट आपस में घर्षण करते हैं। तो घर्षण करने से क्या होता है कि डस्ट और गैसें ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाते हैं, और चिपकते चिपकते वो घर्षण करते करते बड़े मात्रा में हो जाते हैं। तो जो हमारा आउटर भाग होता है हमारे गैलेक्सी का, ये भाग, ये हम यहाँ पे तारों का जन्म होता है। यहीं से नेबुला नेबुला जो डस्ट और गैसेज मिलकर बना है वो हमारा नेबुला होता है। तो उन नेबुलों का जो जन्म होता है हमारे गैलेक्सी के आउटर फॉर्म पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट और गैसेज हैं। फिर ये जब जब ये नेबुला बनके कंप्लीट हो जाता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है 50,000 डिग्री सेल्सियस से लेके 80,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। जब ये तारा बन जाता है, तारा बनने के बाद में फिर ये सभी गतिमान हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी पिंड इस गैलेक्सी के अंदर पाए जाते हैं वो सभी क्या है, गतिमान है। तो गतिमान होने के बाद ये चक्कर लगाते हैं सभी, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि गैलेक्सी में जो भी पिंड है वो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और सभी चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो तारा हो, चाहे वो प्लानेट हो, चाहे वो मून हो, चाहे एस्ट्रॉइड हो। तो जो नेबुला नया तारा जो जन्म लिया इस आउटर फॉर्म पे, अब वो क्या करता है, इस गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। और प्रत्येक तारों का जो स्पीड होता है चक्कर लगाने का वो 220 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड में एक तारा 220 किलोमीटर तक जाता है। और इसी तरह से वो राउंड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे राउंड करते करते वो दूसरे स्टेज पे जाते हैं जिसको हम मिडल बोलते हैं। ऐसे राउंड लगाते लगाते वो फिर उसके और अंदर करीब आ जाते हैं जिसे हम इनर बोलते हैं। और गैलेक्सी के बीच में, सबसे बीच में जो होता है वो बल्ज होता है। बल्ज में वही तारे पहुंचते हैं जिनका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन संलयन करता है। कई सारे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जब मिल जाते हैं तो एक हीलियम बनता है, जिसके कारण किसी भी पिंड में एक ऊष्मा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाता है। तो नेबुला जब यहाँ पे कंप्लीट एक स्टार बन जाता है, बनने के बाद में वो फिर चक्कर लगाता रहता है पूरे गैलेक्सी का, जिसका स्पीड होता है 220 किलोमीटर। फिर वो दूसरे स्टेज में आता है जहाँ पे मिडल हो जाता है, मिडल वाले स्टेज पे। तो उस नेबुला का नाम प्रोटो स्टार पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? प्रोटो स्टार। इस समय आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो सन है वो आउटर फॉर्म से चलकर मिडल में पहुंच चुका है। मतलब हमारे जो सूर्य की उम्र है, एज है, वो आधा कंप्लीट हो चुकी है। तो होता क्या है कि आउटर से मिडल में जाता है, फिर मिडल से इनर में जाता है, और इनर से फिर बल्ज में चला जाता है। ये धीरे धीरे इनकी एनर्जी खत्म होती जाती है तारों की। जब तारों की एनर्जी कुछ खत्म होती है तो मिडल में आते हैं, फिर और जब कम होती है तो इस इनर में आते हैं, फिर बल्ज में जाके ये विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं तारे। तो ऐसे हमारा सन जो है वो हाफ जर्नी कर चुका है हमारी इस गैलेक्सी में। मतलब अभी मिडल फॉर्म पे है, मिडल स्टेज पे हमारा जो गैलेक्सी है। और इसके बल्ज में 3500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। मतलब जब बल्ज में कोई भी स्टार पहुंचता है तो उसके हाइड्रोजन सारे समाप्त हो जाते हैं। सभी हाइड्रोजन हीलियम का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है और वो फिर विखंडित हो जाता है। विखंडित होने के बाद में वो सुपरनोवा बन जाता है। जब उसका सारा हीलियम समाप्त हो जाता है तो वो सुपरनोवा का रूप लेता है। उसके बाद में फिर वो विखंडित होता है तो फिर न्यूट्रॉन स्टारों में बढ़ जाता है, और वही न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं बिल्कुल एनर्जी लॉस होने के कारण वो ब्लैक होल बन जाते हैं। होगा
यहाँ पे तीन ही स्टेज हैं, आउटर है, मिडल है, इनर है। और बल्ज में तारे जब पहुंचते हैं, जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं, सिर्फ हीलियम बचता है। जैसे हमारे सूर्य के पास 100% हाइड्रोजन स्टार्टिंग में रहा होगा जब वो आउटर भाग में रहा होगा। वर्तमान समय में 72% बचा है हाइड्रोजन, बाकी इसके 28% हीलियम के रूप ले चुके हैं। जिस दिन ये 72% हाइड्रोजन हीलियम का रूप ले लेगा, उस दिन ये बल्ज में पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी सूर्य की, और सूर्य विखंडित हो जाएगा। तो सूर्य विखंडित होने के कारण क्या होगा कि सारा सोलर सिस्टम जितने भी पिंड सूर्य से जुड़े हुए हैं वो सभी विखंडित हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा मिल्की वे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।